अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना थ्योरम 10.1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स का। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में थ्योरम्स की बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ है, ट्रायंगल्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी कैसे करते हैं, या कोई भी दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते कब हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने नहीं भी देखी फिर भी आप ये देखें तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी, बट थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम 10.1.1। तो थ्योरम 10.1.1 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, के दो ट्रायंगल्स को आपने क्या करना है, उनकी आपने कोरेस्पॉन्डेंस करनी है, यानी कि उन दोनों का आपने आपस में मुवाजना करना है, उन दोनों को आपने आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है? इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि सबसे पहला आपने क्या काम करना है, दो ट्रायंगल्स आप बना लें, ठीक है, दो ट्रायंगल्स बना लें। चलें, ये तो मैं यहां से आपको बाद में समझाता हूं। अब आपने वो पढ़ी है ना, स्टेटमेंट पढ़ी है, आप चुप करके यहां पर दो ट्रायंगल्स बना लें। ये हमने क्या किया, ये हमने दो ट्रायंगल्स बना लिए। अब हमने क्या करना है, इनका आपस में मुवाजना करना है, इनकी आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, क्या कह रहा है कि अगर 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 इन दो ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल अगर इक्वल हों, एक साइड और दो एंगल इक्वल हों, वन साइड एंड टू एंगल्स। फॉर एग्जांपल चलिए मैं कह लेता हूं कि ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, और ये वाली साइड मैं कहता हूं कि ये नीचे वाली जो साइड है, ये साइड बराबर है इन दोनों की, ठीक है। एक साइड और दो एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल के बराबर हैं, तो क्या होगा, आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डेंट साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, यानी कि इसका जो ये वाला एंगल है, ये वाला इस एंगल के बराबर है, ये वाला जो एंगल है, चलिए मैं नाम दे देता हूं यहां पर, ये एंगल बी जो है, यहां पर मैं कहता हूं कि एंगल बी जो है वो किसकी इक्वल है, वो एंगल ई के इक्वल है। एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, और लाइन बी सी जो है वो लाइन ई एफ के इक्वल है, ठीक है। ये आपको सारी बातें किसने बताई? ये सारी बातें आपको बताई हैं इस स्टेटमेंट ने, ठीक है। स्टेटमेंट ने आपको यहां तक बता दिया। अब कॉमा से पहले जो हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, वो हिस्सा होता है हमेशा गिवन का, ठीक है। गिवन आप जो लेते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था कि थ्योरम की बेसिकली स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है गिवन होता है, फिर उसके बाद हमें वो चीज़ दी गई होती है जो हमने आखिर में प्रूव करके देनी है, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है, वो भी हमें यही स्टेटमेंट बताती है, ठीक है। डायग्राम भी हम इसी स्टेटमेंट में से लेंगे, और गिवन भी हम इसी स्टेटमेंट में से लेंगे, टू प्रूव भी हम इसी स्टेटमेंट में से लेंगे, ठीक है। और सारी जो स्टेटमेंट्स और रीजंस होंगी वो भी हमें यहीं से मिलेंगी। तो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम्स बनाकर दिखा दी, ठीक है। इन एनी कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, के दो ट्रायंगल्स आप बना दें और उनके आपस में मुवाजना करें। उन दोनों का अगर आप आपस में मुवाजना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि इफ वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल क्या है, उन दो एंगल्स को क्या है, आर कॉन्ग्रुएंट बराबर होंगे टू द कॉरेस्पॉन्डेंट साइड, के उससे मिलती जुलती साइड के साथ, एंड एंगल्स ऑफ द अदर, के ये वाली अगर नीचे वाली साइड ली है तो इस नीचे वाली साइड के साथ बराबर हो गई ये दूसरे ट्रायंगल के। अगर एंगल बी लिया है तो ये इसी एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी लिया है तो एंगल एफ के बराबर होगा। ये सारी की सारी बातें हमें किसने बताई हैं? ये सारी की सारी बातें हमें स्टेटमेंट ने इजीली बता दी हैं, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप गौर से पढ़ें तो आप खुद से ये सारा काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं कि आपने प्रूव क्या करना है। कॉमे से पहले वाली चीज़ मैंने आपको क्या कही थी, ये आपको मिल गई गिवन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं कि देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपने ये चीज़ें से प्रूव करके बतानी है कि अगर ये मतलब दो साइडें, और यह मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 6 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। जैसे कि एक साइड ये है
एक साइड ये है और एक साइड ये है। इसी तरीके से तीन एंगल्स होते हैं, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है और एक एंगल ए के ऊपर बन रहा है। तो 6 कंपोनेंट्स में से तीन कंपोनेंट्स अगर दो ट्रायंगल के बराबर हैं, इसके और इसके, अगर ये तीन तीन कंपोनेंट्स दोनों के बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि बकाया भी तीन साइड्स और एंगल जो होंगे वो भी बराबर होंगे आपस में। तो ये चीज आज हमने प्रूव करनी है। पहले थ्योरम में ही इसने हमें ये कह दिया कि अगर हम कहते हैं कि मतलब दो एंगल और एक साइड इन दो ट्रायंगल्स के आपस में बराबर हैं, तो अब ये चीज प्रूव करें कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो आज हमने यही चीज प्रूव करनी है। सही हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम आते हैं गिवन की तरफ कि गिवन हमें क्या चीजें हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसने क्या कहा है, इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल्स की अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस लें, कॉरेस्पॉन्डेंस का स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये साइन होता है कॉरेस्पॉन्डेंस का। और अगर आपने दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है, यानी कि ट्रायंगल एबीसी की अगर आप ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इस कॉरेस्पॉन्डेंस विद किसके साथ करना है आपने, ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। ठीक है, अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स की आपस में अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस लें तो आपको क्या कह रहा है कि इफ वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, तो क्या है कि दो एंगल्स और एक साइड आपको इक्वल मिलेंगी। ये अब उसने आपको गिवन में बता दिया कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के। उसके बाद एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के, और लाइन बी सी जो है वो बराबर है लाइन ई एफ के। ठीक है, लाइन बी सी, और लाइन शो करने के लिए हम उसके ऊपर ये ऐसे बार लगाते होते हैं, बराबर है किसके, लाइन ई एफ के। तो ये आपको सारे के सारा क्या चीज मिल गई, ये आपको सारे का सारा मिल गया गिवन। ठीक है, ये सारे के सारा हमने कहां से उठाया स्टूडेंट्स, ये सारे के सारा हमने ये इस स्टेटमेंट में से उठाया। ठीक है, तो गिवन में भी आपको यहां पर भी क्या दिया हुआ है कि इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद दीज टू ट्रायंगल्स, जैसे कि मैंने वहां पर लिखा एंगल बी एंगल ई के बराबर है, लाइन बी सी जो है वो लाइन ई एफ के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक तो बात हो गई हमारी क्लियर। अब उसके बाद आते हैं टू प्रूव। तो इसने मैंने क्या कहा था कि कॉमे के बाद जो चीज हमें गिवन होगी वो टू प्रूव होगी कि देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर ये सारी की सारी कंडीशंस जो इसने हमें दी हुई हैं, ये सारी कंडीशंस गिवन हो, तो आप इस चीज को प्रूव करें कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, कि देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी जो आया वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल डी ई एफ के, और ये चीज हमने एट द एंड प्रूव करनी है कि हमें सारी चीजें उसने बता दी, और उसने कहा कि अब आप इसको प्रूव करके दो, इसको साबित करके दो कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो चलिए अब हम इसको साबित करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें कोई चीज प्रूव करनी पड़े तो हम क्या करते हैं, हम उसमें खुद से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो खुद से कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि फर्ज करो कि ये दो ट्रायंगल्स बराबर नहीं है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें तीन साइड्स मतलब तीन कंपोनेंट्स इसने दे दिए, और तीन कंपोनेंट्स में इसने हमें बता दिया कि थ्री कंपोनेंट्स इक्वल हैं। तो असूल के मुताबिक, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, असूल के मुताबिक तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल होना चाहिए ना। मगर अब हम इस चीज को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि फर्ज करो यार कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि अब स्टूडेंट्स यहां पर इसने हमें क्या दिया हुआ है, ये वाली साइड दी हुई है और ये दो एंगल्स दिए हुए हैं। इसने कहा कि ये दो एंगल्स और ये वाली एक साइड जो है, ये तीनों चीजें इस की तीनों चीजों के साथ बराबर हैं। मगर अब बकाया क्या चीज रह गई है स्टूडेंट्स, बकाया अब देखें लाइन ए बी का हमें नहीं पता कि ये डी ई के बराबर है, लाइन ए सी का हमें नहीं पता कि लाइन डी एफ के बराबर है। ठीक है, ये चीजें अब हमें नहीं पता। असूल के मुताबिक तो ये इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि जब तीन चीजें बराबर हो गई तो बाकी तीन भी ऑटोमेटिकली बराबर होंगी। मगर इस चीज को अभी हमने प्रूव करना है कि वाकई ये बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स चलें, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नहीं है यार बराबर, दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर नहीं है। सपोज ए बी नॉट इक्वल टू डी ई, अगर मैं कहता हूं कि ये लाइन ए बी जो है वो डी ई के बराबर नहीं है, फर्ज कर लेते हैं हम, क्योंकि अब मैं यहां पर आपको एक मिसाल दूंगा। तो हम कहते हैं कि कोई भी बंदा अगर हमें कह रहा है कि इस चीज को आप प्रूव करो, किसी भी चीज को आपसे प्रूव करवा रहा है वो, तो आप उसे
दो तरीके हैं, एक तो आपके पास अगर सबूत हैं या सारी चीज़ें हैं तो आप उसे प्रूव डायरेक्टली करके दोगे, नहीं तो आप कहोगे कि चलो आप इस चीज़ को गलत प्रूव कर दो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसे आप गलत प्रूव करके बता दो। तो हम भी अभी वो सेकंड वाला काम कर रहे हैं कि गलत प्रूव करके बता दो। हम गलत लेकर खुद से चल रहे हैं ताकि आखिर में जाकर हमें आंसर ऐसा मिले कि आंसर से खुद ही हम सेटिस्फाई हो जाएं कि नहीं यार ये आंसर गलत आया। ये दो जो अच्छी चीजें हैं, मतलब दो चीजें ये आपस में यहां पर टकरा रही हैं, और जिसकी दलील स्ट्रांग है वो ज़ाहिर सी बात है वही ठीक है जिसकी दलील वहां पर स्ट्रांग है। तो इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइन ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू डी है, ये इसके बराबर नहीं है ये। तो फिर मैं क्या करता हूं कि टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई, कि इस लाइन डी ई के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं एम, इस पॉइंट यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं एम, और मैं कहता हूं कि ए बी जो है वो एम ई के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जस्ट सपोज कर रहा हूं, रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो एम ई के बराबर है, डी ई के बराबर नहीं है, यानी कि यहां से यहां तक के बराबर नहीं है, सिर्फ ये इसके बराबर है, एम से ई तक के डिस्टेंस के, ठीक है। ये चीज मैंने सपोज कर ली। तो अब उसके बाद क्या है, साइड दैट ए बी इज इक्वल टू एम ई, कि ए बी जो है वो किसके, एम ई के बराबर है, ठीक है। ये जस्ट मैंने सपोज किया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ज्वाइन एम टू एफ, तो एम को मैं एफ के साथ ज्वाइन कर लेता हूं, डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमने एम को एफ के साथ ज्वाइन करवा दिया, और अब मेरे पास एक नया ट्रायंगल बन गया एम ई एफ, ठीक है। पहले डी ई एफ था, अब एम ई एफ वाला एक ट्रायंगल मेरे पास बन गया, ठीक है। इस ऊपर वाले हिस्से को आप फिलहाल रिमूव कर दें। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल को, एम ई एफ वाले ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। ये एम ई एफ वाला हमारे पास एक नया ट्रायंगल बन गया। इस ऊपर वाले हिस्से को, ये जो डी से एफ तक की लाइन है, इसे आप फिलहाल अपने जहन से निकाल दें। अभी आपने इस वाले ट्रायंगल को देखना है, एम ई एफ को, एम ई एफ का आपने मवाजना करवाना है ए बी सी के साथ। स्टूडेंट्स अभी हमने गिवन कर लिया, टू प्रूफ हमें पता चल गया, गिवन और टू प्रूफ हमें यहाँ से इस स्टेटमेंट में से क्लियर हो गए थे। अब हमने कंस्ट्रक्शन भी कर ली। एक काम हमने खुद से किया, मैंने आपको बताया था कि इसका तरीका हमने इस तरीके से किया कि हमने उसको उल्टा लेकर चले ताकि आखिर में ये चीज़ गलत प्रूव होगी तो हम कह देंगे भाई यार ये वाली चीज़ जब गलत प्रूव हो रही है तो इसका ये मतलब है कि एम ई के बराबर अगर ए बी नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है डी ई के बराबर आएगा एम ए बी, ठीक है। ये चीज अब आपको आगे थोड़ा सा आगे चलकर आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, खुद वाला काम कर लिया, अब हम प्रूफ्स देते हैं, यानी कि प्रूफ क्या होते हैं, सबूत देते हैं, ठीक है। सबूतों के लिए अब हम फर्ज करो अब हम अदालत में पेश हो गए हैं, अब हम अपनी जो स्टेटमेंट देंगे उसके साथ अब हमें रीजन देनी पड़ेगी और वैलिड रीजन देनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इस चीज को देखते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली ट्रायंगल ए बी सी की एम ई एफ के साथ। ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली एम ई एफ के साथ, ठीक है। एम ई एफ के साथ मैंने इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली। अब मैं क्या करूंगा कि इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान मवाजना करूंगा और इन दो ट्रायंगल्स को मैं इक्वल प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे 6 कंपोनेंट्स में से 3 कंपोनेंट्स मुझे इक्वल करने होंगे। तो चलिए मैं पहला कंपोनेंट जो इक्वल करने की कोशिश करता हूं, इन दोनों में कौन सी चीज इक्वल है, मतलब ट्रायंगल एम ई एफ जो है एम ई एफ इसमें और ए बी सी में, इन दोनों में कौन सी चीजें इक्वल हैं। सबसे पहले तो आपको इक्वल एक चीज नजर आ रही है, ए बी की जो लाइन है वो आप कह सकते हैं कि एम ई के बराबर है। हकीकत में ऐसा नहीं है, मगर आपके पास एक रीजन इसकी मौजूद है कि कंस्ट्रक्शन में हमने कहा ना कि ए बी जो है एम ई के बराबर है, ए बी जो है वो एम ई के बराबर हमने कंस्ट्रक्शन में इसे रखा कि कंस्ट्रक्शन में एम ई ए बी के बराबर है। हमने कहा कि डी के बराबर नहीं है, फर्ज करो कि एम ई के बराबर है, तो चलिए हम उसे यहां पर लिख देते हैं। प्रूव करने की हम एक अपनी कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि ए बी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है एम ई के, ठीक है। ए बी वाली ये वाली जो लाइन है ये इस एम ई के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी मेरे पास रीजन क्या थी, इसकी मेरे पास रीजन थी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम मवाजना कर रहे थे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एम ई एफ का, तो हमने क्या देखा कि ए बी जो है वो एम ई के बराबर है,
ए बी जो है वो एम ई के बराबर है। तो इस चीज़ की हमने रीज़न क्या दी, इस चीज़ की रीज़न हमने दी कंस्ट्रक्शन से, कि कंस्ट्रक्शन में हमने ये बात कही थी। सेकंड, हम दो चीज़ें और अगर हम प्रूव कर दें इन दोनों ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स, और क्या दो चीज़ें बराबर हैं। चले मैं पहले आपको ट्रायंगल्स एक अलग से बनाकर दे देता हूँ। है थोड़ी ड्राइंग मेरी प्यारी नहीं है, मगर चलें गुजारा चल जाएगा। ये अब फर्ज करें ये वाला जो पॉइंट है ये एम है, ये वाला एम है, और ये ई है, ये एफ है। ठीक है, ये ट्राइंगल एम एम ई एफ, ये वाला ट्राइंगल मैंने यहां पर इस साइड पर बनाया है, और उस साइड जो है वो तो वही वाला ए बी सी ई है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का आपस में अगर मवाजना कर रहा हूं, तो मैंने चले फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्शन को देखकर मैंने कह दिया कि ए बी जो है वो एम ई के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैंने ये चीज कह भी दी, तो बाकी और कौन सी दो चीजें इन दोनों में बराबर हैं स्टूडेंट्स? ये साइड बी सी जो है वो ई एफ के बराबर नहीं है क्या? ये जो साइड बी सी है ये ई एफ के बराबर है ना? तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि साइड बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? साइड ई एफ के। लाइंस हैं दोनों, इसलिए इनके ऊपर बार है। ठीक है, और इसकी मेरे पास रीजन क्या है, ये मुझे कहां से पता चला? ये मुझे कहां से पता चला कि ये दोनों चीजें बराबर हैं आपस में? ये चीज मुझे गिवन में पता थी स्टूडेंट्स। तो ये गिवन में मैंने कहा था कि बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, ये ऊपर मुझे स्टेटमेंट में दी गई थी। तो इसकी रीजन में क्या लिखूंगा? गिवन, कि ये तो भाई मुझे पहले से गिवन था। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही मैं क्वेश्चन 2 का नाम दे देता हूं, जैसे उससे पहले को मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दिया था। उसके बाद अब थर्ड कौन सी चीज स्टूडेंट्स इसमें बराबर है? इन दोनों में बराबर तीसरी कौन सी चीज है इन दोनों में स्टूडेंट्स? ये अगर आप एंगल बी देखें और यहां पर अगर आप एंगल ई देखें, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है ना? ये दोनों आपस में बराबर हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों तो आपस में हर सूरत बराबर हैं। तो आप यहां पर लिख दें कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ये दो भी चीजें बराबर हो गई। इसकी भी आपके पास रीजन क्या है? गिवन, क्या आपको गिवन में पता थी ये चीज? और इसे आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स, जब भी हमने कहा था कि दो ट्रायंगल्स के दरमियान के 3 कंपोनेंट्स आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं? वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां पर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एम ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एम ई एफ। और इसकी मेरे पास क्या रीजन है कि हमें दो साइड्स और एक एंगल, एक साइड, दो साइड और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल से हमें पता चला कि वो अगर बराबर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल इसका बराबर है, तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हुए हैं। अब असल में ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, मगर इस चीज को प्रूव कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, घबराना नहीं है और जाग कर रहना है, इन चीजों को देखना है कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम कहें कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो फिर तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि एंगल एम एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी कि ये वाले दो जो एंगल्स हैं, ये वाले दो जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, आपस में होने चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स ही पूरे के पूरे आपस में इक्वल हो गए, तो फिर ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चलिए हम कह देते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एम एफ ई। एंगल स्टूडेंट्स जिस भी पॉइंट पर हम ले रहे होते हैं उस पॉइंट को हम दरमियान में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर आपको लिखकर बता भी देता हूं, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल
एम एफ ई, कि एंगल ए सी बी जो है और एंगल एम एफ ई जो है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और इसका मुझे कैसे पता चलेगा, इसकी मैं रीजन क्या दूंगा, इसकी मैं रीजन दूंगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि दो जो कंग्रुएंट ट्रायंगल हैं, दो जो आपस में बराबर ट्रायंगल हैं, उनके ये जो एंगल्स हैं ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हैं। ठीक है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एम एफ ई। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं corresponding angles of congruent triangles, ट्रायंगल्स को भी और एंगल्स को भी मैंने जस्ट वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये चीज प्रूव हो गई, मगर अब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एम एफ ई, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एम एफ ई, मगर हमने कहा था कि एंगल ए सी बी जो है वो एंगल डी एफ ई के बराबर है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर समझाकर बता देता हूं कि एक एंगल जो है वो ये वाला बन रहा है, जबकि दूसरा एंगल जो है वो ये वाला बन रहा है, यहां से इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो अब कौन सा एंगल बड़ा होगा, चलें आप इसको ऐसे कर लें कि यही वाला एंगल जो है वो यहां से आ रहा है, यानी कि अब ये पूरा एंगल बड़ा होगा या फिर ये जस्ट छोटा सा एंगल बड़ा होगा। तो ये वाले अब दोनों एंगल आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते, यानी कि जैसे यहां पर अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल तो एम एफ ई वाला है, जबकि पूरा एंगल जो है वो डी का ई के साथ एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है ये वाला एंगल, एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है, यानी कि डायग्राम में ये चीज हमें वाज़ेह क्लियर हो रही है कि दोनों एंगल्स ये वाले कभी भी किसी भी सूरत में बराबर नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स ये दोनों अगर बराबर एंगल नहीं हो सकते तो इसका यही मतलब है कि ये जो हमने एम वाली बात की ये गलत थी। यानी कि अब ये चीज तो स्टूडेंट्स हमें पता है, मगर हमने गिवन में क्या कहा था, गिवन में हमने कहा था कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, यहां पर आप लिख लें बट, लेकिन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कंग्रुएंट विद एंगल डी एफ ई, यानी कि एंगल डी एफ ई, यानी कि डी का जो ई के साथ एंगल बन रहा है, सही है, डी एफ ई। और ये इसकी आपके पास, इसका आपके पास क्या सबूत है, क्या रीजन है, इसके रीजन आपके पास गिवन है कि गिवन में आपको ये बात बताई गई थी। ठीक है, तो अब इस चीज से ये बात साबित होती है कि एंगल एम का ई के साथ, एम का जो ई के साथ एंगल बन रहा है वो वाला एंगल और डी का ई के साथ एंगल, ये दोनों एंगल तब बराबर हो सकते हैं अगर एम और डी जो हैं वो एक ही पॉइंट हों, यानी कि एक ही जगह पर दोनों अगर लाई कर रहे हैं तो तब दोनों एंगल्स बराबर हो सकते हैं। यानी कि ये वाला एम पॉइंट यहां पर नहीं बल्कि यहां पर हो, ये वाला एम पॉइंट यहां पर होने की बजाय ये यहां पर हो। ठीक है, तो तब ही दोनों एंगल्स बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक एंगल बड़ा है एक छोटा है, और अगर इस एम को मैं यहां पर भी ले आऊं फिर भी ये वाला एंगल, एम वाला जो एंगल होगा वो छोटा रहेगा, जबकि डी वाला एंगल जो है वो बड़ा रहेगा। तो दोनों उसी सूरत में दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं कि अगर पॉइंट एम और पॉइंट डी जो है ये दोनों आपस में बराबर हों। क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखिए, अगर आप यहां पर कहें कि ए बी सी जो एंगल है ए बी सी, अब ये इक्वल से एक साइड वाली दोनों साइड्स अगर बराबर हैं, यानी कि दोनों साइड पर ए बी सी आ रहा है, ए सी बी, तो ये वाली भी जो दोनों हैं इन दोनों को भी आपस में बराबर होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर इक्वल की एक साइड सेम है तो दूसरी साइड को भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहां पर कहेंगे कि एंगल एम एफ ई शुड बी इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए से एंगल डी एफ ई के, यानी कि एंगल एम एफ ई और एंगल डी एफ ई, एंगल एम एफ ई और एंगल डी एफ ई, इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। और ये दोनों आपस में सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब ये वाला पॉइंट एम आपका यहां पर डी के साथ ही मौजूद है, यानी कि डी और एम एक ही पॉइंट अगर हो तो तब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे मैं जरा साफ करके लिख लेता हूं एक बार जी। तो स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे कि एंगल डी एफ ई और एंगल एम एफ ई जो है ये आपस में इक्वल होने चाहिए। एंगल डी एफ ई
और एंगल MFE, ये दोनों आपस में हमारे पास इक्वल आ गए थे मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद। तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट M और पॉइंट D जब एक ही जगह पर होंगे तभी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो मैंने लिखा कि दिस इज पॉसिबल ओनली, ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा इफ D एंड M आर द सेम पॉइंट्स, अगर D और M जो है वो सेम पॉइंट्स हो, यानी कि ये यहाँ पर नहीं बल्कि ये यहाँ पर ही मौजूद हो, M जो है वो वहाँ पर ऊपर ही मौजूद हो, यानी कि ये जो मेरी M वाली सारा जो मैंने M वाला काम किया था, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन की थी, ये मेरी फॉल्स प्रूव हो चुकी है। ठीक है, ये अगर यहाँ पर मौजूद होगा तो तब ही सारे का सारा काम हो सकता है, तब ही ये एंगल F जो है एंगल C के बराबर हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास क्या आया कि लाइन ME इज इक्वल टू लाइन DE, लाइन ME इज इक्वल टू लाइन DE, यानी कि जो M से E तक की लाइन है और D से E तक की लाइन है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये दोनों बराबर होंगी तभी जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी कि M पॉइंट यहाँ पर नहीं बल्कि M पॉइंट भी यहाँ पर ही मौजूद होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट के नाम है अलग अलग, यानी कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये यहाँ पर मौजूद है। M से E तक का डिस्टेंस और D से E तक का डिस्टेंस बराबर है, और ये बात हो गई मेरे पास। तो इससे मैं कह सकता हूं कि लाइन AB जो है वो DE के बराबर है, लाइन AB जो है AB वो DE के बराबर मेरे पास प्रूव हो चुकी है। वो कैसे प्रूव हुई है? फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4 के 1 में मैंने कहा था कि AB जो है वो ME के बराबर है, AB जो है वो ME के बराबर है, और अब जब पॉइंट M ही यहाँ की बजाय यहाँ पर है, यानी कि देखें स्टूडेंट्स, पहले मैंने कहा था ना कि ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ME में और DE में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों बल्कि एक ही लाइंस के दो नाम हैं। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट यहां पर नहीं बल्कि यहां पर ही मौजूद है। सही है, तो क्या हो गया मेरे पास कि मेरे पास ये चीज प्रूव हो गई इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को देखते हुए, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 की एक साइड यानी कि ये ME और ME ये दोनों बराबर हैं, तो AB को DE के साथ इक्वल होना चाहिए। तो AB जो है मैथमेटिकली भी DE के साथ इक्वल हो गई एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को देखते हुए। ठीक है, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 5 का। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 2 में मुझे क्या कह रही है? BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स की एक लाइन बराबर हो गई। फिर इक्वेशन 3 को अगर मैं देखूं तो एंगल जो B है वो एंगल E के बराबर है, यानी कि एंगल ACB और एंगल DEF ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ठीक हो गया, और लास्ट अब मेरे पास चीज आ गई कि लाइन AB इज इक्वल टू लाइन DE, इक्वेशन 5, लाइन AB इज इक्वल टू लाइन DE। तो जब दो ट्रायंगल्स के आपस में तीन चीजें बराबर हो जाती हैं, 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल DEF, कि ये वाला जो ABC वाला जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल DEF के बराबर हो गया। और ऐसे मैं कह दूंगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, कि दो साइडें और एक एंगल आपस में बराबर थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होप्स हो कि आपको थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम इसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे जहनों में अच्छे से ये बैठ जाए, उसके बाद आप आंखें बंद करके इसे लिख सकेंगे, क्योंकि अब समझ आने वाली जो बात है वो अच्छे से समझ आ गई है। तो रिपीट करते हैं हम इसे। इसने हमें स्टेटमेंट दी हुई थी, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ one side and two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the others, यानी कि दो ट्रायंगल आप बनाएं और दोनों ट्रायंगल्स की एक साइड और दो एंगल्स, यानी कि एक ये नीचे वाली साइड आपस में इक्वल है और ये वाले दो एंगल्स, यानी कि एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C जो है एंगल F के बराबर है। ठीक है, ये वाली लाइन अभी फॉर एग्जांपल ड्रा नहीं हुई, समझे। एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, DFE के बराबर है। ठीक है, और यहाँ कॉमे से पहले तक की ये जो सारी चीजें इसने हमें बताई हैं ये क्या है? ये गिवन में है कि अगर आप ABC का DEF ट्रायंगल के साथ मुवाजना करें तो इनमें एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है, और लाइन BC जो है वो लाइन EF के बराबर है। ठीक है, ये चीजें इसने हमें गिवन के लिए बता दी। उसके बाद इसने हमें कहा कि आपको ये गिवन मैंने दे दिया, इसके बाद अब आप क्या करें? आप प्रूव करें। क्या प्रूव करें? देन द ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, कि ये दो जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में बराबर हैं, ये आप प्रूव करें। और ये हमने आखिर में प्रूव किया भी है। ठीक है, तो इन दोनों को ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल DEF, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। फिर अब हमने प्रूव करने के लिए किस चीज का सहारा लिया? अब हमने सहारा लिया कंस्ट्रक्शन का।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने यहां से एफ से एम तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। एम को मैंने एक पॉइंट लिया जो डी और ई के दरमियान था, ठीक है। और मैंने कहा कि डी ई और ए बी बराबर नहीं है, बल्कि एम ई और ए बी बराबर हैं। यानी कि ए बी डी ई के बराबर नहीं है, यहां से यहां तक के बराबर नहीं है, बल्कि यहां से यहां तक के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि ए बी इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एम को एफ के साथ ज्वाइन करवा दिया। यहां तक भी आपको बात क्लियर हो गई। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। फिर मैंने दो ट्रायंगल्स का मवाजना किया आपस में। जब प्रूफ्स में आया मैं, जब मुझे प्रूफ्स देने पड़े, तो मैंने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एम ई एफ, इन ट्रायंगल्स का मैंने आपस में मवाजना किया। यानी कि यहां पर ये जो छोटा ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है, इस ऊपर वाले हिस्से को निकाल कर ये जो छोटा ट्रायंगल एम एफ ई वाला बन रहा है, इसको मैंने इस ट्रायंगल के साथ मवाजना इसका कर लिया, ठीक है। जब इसका, इन दोनों ट्रायंगल्स का मैंने आपस में मवाजना किया, तो मैंने क्या करना था, मैंने दोनों ट्रायंगल्स के आपस में तीन कंपोनेंट्स इक्वल करने थे। तो अब इन दो ट्रायंगल्स को अगर आप देखें तो आपको कौन से तीन कंपोनेंट्स आपस में इक्वल नजर आ रहे हैं। एक तो मैंने कंस्ट्रक्शन में कहा कि ए बी जो है वो एम ई के बराबर है। कंस्ट्रक्शन में मैंने ये बात कही थी, तो ये चीज मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ये मेरे पास इसकी रीजन है कि मैंने कंस्ट्रक्शन में ये बात कही थी। तो मैंने लिख दिया कि ए बी इज इक्वल टू एम ई, ए बी इज इक्वल टू एम ई, ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, लाइन बी सी और लाइन ई एफ। ये तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि ये दोनों लाइंस बराबर हैं, क्योंकि ये चीजें तो हमें गिवन में ही बताई गई थी ना कि लाइन बी सी इज इक्वल टू लाइन ई एफ। तो इस चीज को भी मैंने यहां पर लिख दिया। और इसके मैंने रीजन क्या दी, रीजन इसकी मैंने दी कि ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेरे पास क्या चीज थी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई एफ। डी को मैं यहां पर डी का नाम नहीं लूंगा, एम का नाम लूंगा। एंगल तो जाहिर सी बात है चेंज नहीं हो गई ये वाला। तो एंगल ई और एंगल बी जो है ये दोनों बराबर हो गए आपस में। ये भी हमें कहां से पता था, ये भी हमें गिवन में पता था कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक हो गया। तो अब जब तीन चीजें बराबर हो गई, तो हमने कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। यानी कि ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के बराबर है। मगर अगर ये बराबर है तो क्या होना चाहिए था कि एंगल सी को एंगल एफ के बराबर होना चाहिए था। यानी कि इस वाले एंगल को, इस बड़े वाला एंगल जो है एंगल ए सी बी, इसको एंगल एम एफ ई के बराबर होना चाहिए था। मगर हमने तो कहा है कि एंगल ए सी बी जो है वो एंगल डी एफ ई के बराबर है। वो जहां पर हमने गिवन में बताया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, यानी कि इस बड़े वाले ट्रायंगल की एंगल के बराबर है। तो अब क्या हुआ, मगर हमने गिवन में क्या कहा कि एंगल सी जो है वो डी एफ ई के बराबर है। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि गिवन के पॉइंट को हम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट के साथ तो हरा नहीं सकते। गिवन की जो दलील है वो ज्यादा पक्की दलील है। कंस्ट्रक्शन ये तो हमने खुद से किया, तो उसकी दलील जो है वो ज्यादा पक्की दलील है। तो हमने अब ये दोनों चीजें तब पॉसिबल हो सकती हैं कि एंगल एम एफ ई और एंगल डी एफ ई, ये दोनों एंगल कब बराबर हो सकते हैं, अगर एम और डी जो है वो सेम पॉइंट्स हो। यानी कि ये एम यहां पर नहीं बल्कि यहां पर मौजूद हो, ठीक है। ये दोनों एंगल्स कब बराबर हो सकते हैं, अब देखें दोनों एंगल्स जो हैं वो सी के बराबर है ना। एंगल एम एफ ई और एंगल डी एफ ई, ये दोनों एंगल सी के बराबर हैं। अगर एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड भी बराबर होती है। तो हम कहेंगे कि एंगल एम एफ ई और एंगल डी एफ ई, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और ये उस सूरत में बराबर हो सकते हैं अगर एम और डी एक ही जगह पर मौजूद हों, ये अलग अलग पॉइंट्स ना हों। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ डी एंड एम आर सेम पॉइंट्स। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों सेम पॉइंट्स हों और एम ई जो है वो डी ई के बराबर हो। यानी कि एम से यहां तक की जो लाइन है और यहां से यहां तक की लाइन जो है ये दोनों बराबर हों। एम से ई तक की और डी से ई तक की ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हों। तो ये दोनों लाइंस आपस में तब ही बराबर होंगी जब एम और डी जो है वो एक ही पॉइंट्स होंगे। तो अब ये चीजें मेरे पास आ गई, यहां तक मेरे पास मैंने देख लिया। अब मैं देखता हूं इक्वेशन 1 को, कि इक्वेशन 1 में मैंने क्या बात कही थी। मैंने कहा था ए बी इज इक्वल टू एम ई, ए बी इज इक्वल टू एम ई, यानी कि ये वाला जो ए बी है ये एम ई के बराबर है। और यहां पर मैंने कह दिया कि एम ई जो है वो डी ई के बराबर है, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, क्योंकि इक्वल के एक साइड यहां पर भी एम ई लिखा हुआ है, यहां पर भी एम ई लिखा हुआ है। तो फिर मैं डी ई को ए बी के बराबर कह सकता हूं ना स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कर दिया, ए बी को डी ई के बराबर कह दिया, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 4 से उठाकर मैंने ये वाला काम कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा, अब मैंने इक्वेशन 5 को देखा। इक्वेशन 5 ए बी जो है डी ई के बराबर है। फिर मैंने इक्वेशन 3 को देखा। इक्वेशन 3 में मैंने कहा था कि एंगल बी जो है, एंगल बी वो एंगल ई के बराबर है, ठीक है।
और इक्वेशन सेकंड में मैंने कहा था कि लाइन बी सी जो है वो लाइन ई एफ के बराबर है। तो तीन चीजें जब हमें बराबर मिल गई एक ट्रायंगल की, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी वाला जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर है, यानी कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो ये मैंने आपको रिपीट भी करवा दिया, होप्स हो कि अब आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस थ्योरम की। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जो आपको इसमें समझ ना आए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा फोकस इसमें जरूरत पड़ता है, मगर थोड़ा सा आप समझें, गौर करें, तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ये वाला जो थ्योरम था थोड़ा सा टफ था, मगर आगे जो है वो सारे आसान है, इससे बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।